Get ready quickly, let's analyze the full syllabus of RRB Group D. नमस्कार। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा क्रैक करना चाहते हैं तो ये एनालिसिस आपको आपकी मंजिल तक ले जाने का रास्ता दिखाएगा। चलिए इस परीक्षा के हर पहलू को बारीकी से समझते हैं और एक सॉलिड रणनीति बनाते हैं। ये 5 कदम आपकी तैयारी की वो नींव रखेंगे जो आपको बाकी उम्मीदवारों से यकीनन आगे ले जाएंगे। तो आइए पहले कदम से ही शुरू करते हैं। सेक्शन 1, द एग्जाम ब्लूप्रिंट। मतलब सबसे पहले ये समझते हैं कि इस टेस्ट का स्ट्रक्चर आखिर है कैसा। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात देखने को मिलती है। देखिए, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग यानी तर्क शक्ति, इसका वेटेज सबसे ज्यादा है, पूरे 30 सवाल। इसका साफ मतलब है कि इस सेक्शन में स्पीड और एक्यूरेसी यही गेम चेंजर साबित हो सकती है। हाँ, जनरल साइंस और मैथ्स भी पीछे नहीं है, 25-25 सवाल। तो एक बात तो तय है, संतुलन ही सफलता की कुंजी है। तो कुल मिलाकर परीक्षा में 100 सवाल होंगे और हर सही जवाब के लिए मिलेगा 1 अंक। एक अंक बहुत कीमती है। और इन 100 सवालों के लिए समय कितना मिलेगा? सिर्फ 90 मिनट, यानी हर सवाल के लिए 1 मिनट से भी कम। तो असली परीक्षा तो यहाँ टाइम मैनेजमेंट की है। हाँ, पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों को थोड़ा अतिरिक्त समय मिलता है जो कि 120 मिनट है। और अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, नेगेटिव मार्किंग। जी हाँ, हर गलत जवाब पर आपका 1/3 मार्क कट जाएगा। इसका सीधा सा मतलब है अंदाजा लगाना, मतलब तुक्का मारना बहुत बहुत महंगा पड़ सकता है। तो सबसे अच्छी रणनीति क्या है? एक्यूरेसी, सटीकता पर ध्यान देना ही सबसे जरूरी है। सेक्शन 2, क्या आप योग्य हैं? ठीक है, परीक्षा का पैटर्न तो समझ लिया, पर क्या आप इस परीक्षा के लिए एलिजिबल हैं? आइए अब जरा एलिजिबिलिटी की शर्तों पर एक नजर डाल लेते हैं। उम्र की बात करें तो सामान्य उम्मीदवारों के लिए ये सीमा 18 से 36 साल है। और अच्छी खबर ये है कि कोविड-19 महामारी की वजह से इसमें 3 साल की छूट पहले से ही शामिल कर दी गई है। इतना ही नहीं, आरक्षित श्रेणियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में और भी छूट है। जैसे ओबीसी उम्मीदवारों को 3 साल, SC/ST को 5 साल और विकलांग व्यक्तियों को तो 10 साल की अतिरिक्त छूट मिलती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अप्लाई कर सकें। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर एक बहुत बड़ा और सच कहूँ तो राहत भरा अपडेट है। पहले क्या होता था, टेक्निकल पदों के लिए ITI या NAC सर्टिफिकेट जरूरी था, लेकिन अब लेवल 1 के सभी पदों के लिए सिर्फ 10वीं पास होना ही काफी है। इस बदलाव ने कई उम्मीदवारों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। CBT पास करने के बाद पुरुष उम्मीदवारों को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी PET से गुजरना होता है। इसमें 35 किलो वजन उठाकर 100 मीटर चलना होता है और 1000 मीटर की दौड़ पूरी करनी होती है। और हाँ, ध्यान रहे, दोनों के लिए सिर्फ एक ही चांस मिलता है। महिला उम्मीदवारों के लिए स्टैंडर्ड्स थोड़े अलग रखे गए हैं, जो कि सही भी है। उन्हें 20 किलो वजन उठाकर 100 मीटर चलना है और 1000 मीटर की दौड़ 5 मिनट 40 सेकंड में पूरी करनी होती है। सेक्शन 3, सिलेबस का नक्शा। चलिए अब तैयारी के दिल में उतरते हैं। सिलेबस, आखिर हमें पढ़ना क्या क्या है? आइए हर विषय को एक एक करके समझते हैं। अगर गणित की बात करें तो सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा अंक गणित पर, जो लगभग 35% हिस्सा कवर करता है। उसके बाद आते हैं बीजगणित और डेटा इंटरप्रिटेशन। ये ब्रेकडाउन साफ साफ बताता है कि अपनी एनर्जी कहाँ लगानी है। गणित में महारत हासिल करने के लिए इन टॉपिक्स पर आपकी पकड़ मजबूत होनी ही चाहिए। नंबर सिस्टम, BODMS, LCM और HCF, रेशियो और परसेंटेज, ये वो फाउंडेशंस हैं, वो बुनियाद हैं जिन पर बाकी सवाल टिके होते हैं। अब बात करते हैं उस सेक्शन की जिसका वेटेज सबसे ज्यादा है, रीजनिंग। यहाँ पर एनालॉजीज, कोडिंग, डिकोडिंग और सीरीज जैसे टॉपिक्स आपकी लॉजिकल थिंकिंग की असली परीक्षा लेंगे। इसमें अच्छा स्कोर करना बहुत बहुत जरूरी है। जनरल साइंस का नाम सुनकर शायद थोड़ा डर लगे, लेकिन राहत की बात यह है कि इसका स्तर 10वीं कक्षा तक का ही है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उन्हें अच्छे से समझ लेना ही काफी होगा। सेक्शन 4, आपकी स्ट्रेटेजिक स्टडी प्लान। तो सवाल ये उठता है कि इतने बड़े सिलेबस को कवर कैसे करें? देखिए, बिना किसी स्ट्रैटेजी के पढ़ना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। आइए एक इफेक्टिव प्लान बनाते हैं। ये रहा एक बेहतरीन रोड मैप जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। मैथ्स की नींव से शुरू करें, फिर इकोनॉमिक कैलकुलेशन वाले टॉपिक्स पर जाएं,
रीजनिंग में हमेशा आसान विषयों से शुरू करके मुश्किल की ओर बढ़ें। विज्ञान को एक क्रम में पढ़ें, पहले फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री और फिर बायोलॉजी। और जनरल अवेयरनेस के लिए पहले स्टैटिक जीके पर अपनी पकड़ मजबूत करें और फिर रीसेंट करंट अफेयर्स पर ध्यान दें। ये एक जांची परखी स्ट्रैटेजी है। सेक्शन 5, मैथ्स इन एक्शन। देखिए, सिर्फ थ्योरी पढ़ लेना काफी नहीं है, अब समय है अपने ज्ञान को एक्शन में बदलने का। चलिए देखते हैं कि परीक्षा में गणित के सवालों को असल में हल कैसे किया जाता है। आइए HCF और LCM के इस क्लासिक सवाल को देखते हैं। सवाल है, दो संख्याओं का HCF 62 है और उनके LCM के बाकी दो गुणनखंड 7 और 9 हैं। तो उन दो संख्याओं में से छोटी संख्या कौन सी होगी? जरा सोचिए। इस तरह के सवालों को हल करने के लिए एक सीधा और बहुत पावरफुल फॉर्मूला है। बस ये याद रखिए, LCM हमेशा HCF और बाकी बचे को-प्राइम फैक्टर्स के गुणा के बराबर होता है। को-प्राइम मतलब वो संख्याएं जिनमें एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, जैसे कि 7 और 9। बस इसी से हमारा जवाब निकलेगा। तो सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। पहला कदम, HCF जो कि 62 है और को-प्राइम फैक्टर्स जो 7 और 9 हैं, उन्हें पहचानिए। दूसरा कदम, हमें छोटी संख्या चाहिए, तो HCF को छोटे वाले फैक्टर यानी 7 से गुणा कर दीजिए। तीसरा कदम, 62 को 7 से गुणा करने पर आता है 434 और यही हमारा सही जवाब है। देखा कितना आसान था। तो इस पूरी जानकारी को देखने